बहुत से पेरेंट्स अभी भी परेशान हैं कि इस जनरेशन में भी, इन चीज़ों में भी हमारे बच्चे क्यों नहीं याद कर पा रहे हैं। दे कैन बी वेरियस फैक्टर्स, पर जो चीज़ मेरे को उन वेरियस फैक्टर में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर समझ में आता है, वो 3 से 4 मिनट की सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी टाइम इन अ डे हमारे ब्रेन को, यस, एनी टाइम इन द डे। तो जो संतों के ब्रेन्स होते हैं, साधकों के ब्रेन्स होते हैं, वो जनरल ब्रेन से कैसे अलग होते हैं? कुछ तो नेचुरली गॉड गिफ्टेड होते हैं ऐसे ब्रेन, कुछ लोग अपने ब्रेन को ट्रेन करके उस लेवल पे ले जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपके बच्चे भी कुछ भी याद रख सकते हैं, जिस तरीके से सर ने अभी किया है। खुद ही कुछ सामान सही जगह पे रखते हैं, लेकिन हम उस जगह को छोड़ के बाकी सारी जगह ढूंढ लेते हैं। ये आपके साथ भी होता होगा, कई बार होता होगा ये चीज़ें। तो ये क्या हमारे दिमाग का ओवरलोड सिस्टम है, या फिर हम उन चीज़ों को लेकर के भूल ही गए, हमारा ब्रेन ही नहीं सपोर्ट कर रहा है? जब भी हमारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो अगर फोकस नहीं होगा तो हम भूल जाएंगे कि वो चीज़ हमने कहाँ रखी या कहाँ देखी या क्या किया। जो लोग जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं काम को छोड़ के, इसका मतलब उनको स्ट्रेस है। आपने एक मूवी देखी होगी सैयारा, जो कुछ समय पहले आया था। उसमें ये दिखाया गया था कि किस तरीके से ब्रेन अगर आपका वर्क नहीं करता है तो याददाश्त चली जाती है। उस बेसिस पे बहुत से लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया था, यार मैं भी सामान रख के भूल जाता हूँ, यार मैं भी बुक्स रख के भूल जाता हूँ, लोगों के नाम मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं रहते हैं, कल मेरी बात किससे हुई थी वो मैं भूल जाता हूँ, ऑफिस जाके किसी किसी कॉल करना है, अगर मैं रिमाइंडर ना सेट करूँ तो भूल जाता हूँ। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? क्यों किसी का ब्रेन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि नई नई रिसर्चेस वो कर देते हैं कंट्रीज़ के लिए और एक नाम बना लेते हैं, और कुछ ब्रेन्स ऐसे होते हैं जो कि याद ही रखना भूल जाते हैं चीज़ों को। क्या ब्रेन को एक सुपर पावर बनाया जा सकता है? एक सुपर पावर मोड में एक्टिवेट किया जा सकता है? मिड ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? किस तरीके से हम अपने ब्रेन को ऐसा फिट कर सकते हैं कि याददाश्त हमारी सुपर स्ट्रांग हो जाए? इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे गुरुनंदन जी से, जो कि हेड एंड हार्ट के फाउंडर हैं। आपने इन्हें शार्क टैंक में देखा होगा, काफ़ी इनकी तारीफ हुई थी उस समय, जिस तरीके से इन्होंने ये बताया था कि कैसे छोटे बच्चे से लेकर एडल्ट अपने ब्रेन को सुपर पावर बना सकते हैं, और उनको आईज क्लोज करके भी, ब्लाइंड फोल्ड करके भी जिस चीज़ों पे वो हाथ रखेंगे वो ये बता देंगे कि उसका कलर क्या है। ये कैसे पॉसिबल है? चलिए जानते हैं और स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट गुरुनंदन जी का। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या सच में हमारा ब्रेन इतना स्ट्रॉन्ग है जो आप बताते हो लोगों को? एकता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आपने मेरे को इस पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट। बिल्कुल, जो हम बताते हैं वो उसके पीछे अध्यात्म और भौतिक, साइंटिफिक और एशियन विजडम दोनों का मिश्रण है। और बिना चीज़ों को प्रूव किए और साइंटिफिकली रिसर्च किए हम कोई भी प्रोग्राम लॉन्च नहीं करते। तो जो भी हम लोगों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं, ब्रेन की पावर को एनहांस करने के लिए, कॉग्निटिव फिटनेस को एनहांस करने के लिए, बॉडी फिटनेस पे तो बहुत लोग काम करते हैं, ठीक है, मैं भी आजकल कर रहा हूँ। तो बहुत सारे मेरे कुछ पॉडकास्ट पे लोगों ने बोला कि सर आपको अपने वेट पे ध्यान देना चाहिए, ब्रेन पे तो आप ध्यान दे रहे हो। तो मैंने वाकई पिछले 2 महीने में 15 किलो वेट लूज़ किया है, ठीक है। तो और अभी जर्नी कंटिन्यू है, तो मेरा टारगेट तो एटलीस्ट 40 kgs वेट डाउन जाने का है। तो इसी तरह से जो बॉडी फिटनेस पे मैं पिछले पूरा फोकस होकर काम कर रहा हूँ और बहुत सारी चेंजेस अपने अंदर ला रहा हूँ, इसी तरह से हम ब्रेन फिटनेस या कॉग्निटिव फिटनेस पे भी काम कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसका अवेयरनेस बहुत कम है।
और लोगों को पता ही नहीं है, तो बचपन से हम सुनते आए हैं बादाम खा लो, अखरोट खा लो, ठीक है वो खा लो, बहुत अच्छे हैं खाने के लिए, बट इससे भी कई और बेटर चीज़ें हैं जिनका रिज़ल्ट 100% श्योर आएगा और जल्दी आएगा। बिल्कुल, आज हम लोगों को एक जेनरिक वे में भी समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपने ब्रेन को सुपर पावर बना सकते हैं और किस किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती है, ये भी हम बात करेंगे। करेक्ट। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अब जब इंसान स्ट्रेस में होता है ना, तो बहुत सी चीज़ों को वो भूलना शुरू करता है। बिल्कुल। जैसे हाथ में मोबाइल है, हमें पता ही नहीं है हाथ में मोबाइल है। सर पे चश्मा लगा लिए हैं, हम आंखों में खोजते हैं या आसपास खोजना खोज शुरू रहे हैं। करते हैं कि चश्मा कहाँ है, या फिर Exactly. हम खुद ही कुछ सामान सही जगह पे रखते हैं, लेकिन हम उस जगह को छोड़ के बाकी सारी जगह ढूंढ लेते हैं। ये आपके साथ भी होता होगा, कई बार होता होगा ये चीज़ें। तो ये क्या हमारे दिमाग का ओवरलोड सिस्टम है, या फिर हम उन चीज़ों को लेकर के भूल ही गए, हमारा ब्रेन ही नहीं सपोर्ट कर रहा है? ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आई एम श्योर बहुत सारे व्यूअर्स इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि या खुद या फैमिली में किसी और के साथ कि सिर पे चश्मा लगा के ढूंढ रहे चश्मा कहाँ है, या चाबी रख के भूल गए चाबी कहाँ रख दी, और बहुत सारे नॉर्मल एग्जांपल्स हैं डे टू डे लाइफ में। एक्चुअली जो हमारी मेमोरी है ना, वो भगवान ने बहुत पावरफुल टूल दे के हमें भेजा है। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट अवेयर। अगर मैं आपसे पूछूं आपके फ़ोन में कितनी मेमोरी है? 256 GB। 256 GB। आज की डेट में 512, 1 TB 2 TB फ़ोन भी आने शुरू हो गए। अगर मैं आपसे पूछूं भगवान ने आपकी ब्रेन में कितनी मेमोरी दे के भेजी है? पता नहीं। व्हाट इज़ द आंसर? व्यूअर्स, टाइप द आंसर। एक्चुअली लेट मी टेल यू, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन न्यूरोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ मेमोरी पावर और मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 2.5 पेंटाबाइट। 2.5 पेंटाबाइट, यानी कि 1 पेंटाबाइट में 1 मिलियन GB होता है। 1 मिलियन GB। तो हम 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट पे फ़ोन पे बोल रहे हैं कि सब हमारा कवर हो जाए, जबकि भगवान ने हमारे ब्रेन में अनलिमिटेड मेमोरी, यानी कि अगर बुर्ज खलीफा के सारे जितने भी टावर्स हैं, जितने भी उसके अंदर फ्लोर्स हैं, सबको स्टैक कर दिया जाए ना, तो भी 2.5 पेंटाबाइट मेमोरी ख़त्म नहीं होगी। तो इतनी असीमित शक्तियाँ और मेमोरी हमारे ब्रेन में हैं, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। ठीक है। सेकेंड, मेमोरी को जब एज अ सब्जेक्ट हमने स्टडी किया, तो अगर मैं आपसे पूछूं आपकी मेमोरी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, या एवरेज है? एवरेज। 95% लोग ये बोलेंगे एवरेज, बट लेट मी गिव यू अ न्यूज़, देयर इज़ नो गुड बैड एवरेज मेमोरी, इट इज़ अ ट्रेंड और अनट्रेंड मेमोरी। ठीक है। और मेमोरी में रजिस्ट्रेशन हमारा पहला पड़ाव है। तो 3 R हैं मेमोरी के बहुत इंपॉर्टेंट, RRR, जैसे वो मूवी फेमस हुई थी RRR, इसी तरह से पहला है रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। अब चाबी रखते हुए हमारा दिमाग कहीं और था, सिर पे चश्मा डाला, और उसके बाद जिस टाइम हम सिर पे चश्मा ऐसे ऊपर कर रहे थे, उस टाइम हमारा ध्यान या रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण चश्मे की तरफ नहीं था, कहीं और था। राइट। तो जब भी हमारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो अगर फोकस नहीं होगा, तो हम भूल जाएंगे कि वो चीज़ हमने कहाँ रखी या कहाँ देखी या क्या किया। राइट। क्योंकि रजिस्ट्रेशन हमारे 5 सेंसेस से होता है। जो भी ब्रेन में हम किसी भी चीज़ को रजिस्टर करते हैं, तो उसमें या तो हम उसको देखते हैं या सुनते हैं या टच करते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं। थाली में खाना परोस दिया, अब खाना फीका है या मीठा है कैसे पता चलेगा? देख के नहीं, टच करके नहीं, जब टेस्ट जीभ पे जाएगा। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो ब्रेन में जाती है वो रजिस्टर होती है हमारी 5 सेंसेस से। तो रजिस्ट्रेशन हमारा पहला पड़ाव है मेमोरी का। सेकंड है रिटेंशन। अब आपने रजिस्टर तो कर लिया, पर उसको रिटेन भी तो करना है मेमोरी में। अब एग्ज़ाम तो आएगा 6 महीने बाद, पढ़ाई आज हो रही है क्लास में, तो जो पढ़ा है, रजिस्टर किया है, उसे रिटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो 2.5 पेंटाबाइट मेमोरी की बात मैं आपसे कर रहा था, उसमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन दोनों काम करते हैं। तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़बरदस्त किताब है, पर हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को जानते ही नहीं,
क्योंकि कोई भी स्कूल, टीचर, एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाता ही नहीं कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज़ करना है, जबकि हम इनवॉलेंटरली अपना सबकॉन्शियस माइंड यूज़ कर रहे होते हैं। जब गाड़ी हमने सीखी थी चलानी तो कॉन्शियस माइंड से सीखी थी, पर अब जब चलाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड से चलाते हैं। एक हाथ ऑटोमेटिकली गियर पे जाता है, दूसरा हाथ फ़ोन पे होता है, स्टीयरिंग पे भी हाथ होता है, बात भी कर रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, और गाड़ी स्मूथली चल रही है। कैसे? मल्टी फंक्शन चल रहा है, गाड़ी में मल्टी फंक्शन चल रहे हैं, ठीक है, और स्मूथली गाड़ी चल रही है। गियर भी चेंज हो रहा है, पैर 2 हैं पर ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच 3 है, ठीक है। सब स्मूथली कैसे चल रहा है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड को अगर हम और पावरफुल बना देंगे तो हमारी मेमोरी का रिटेंशन और पावरफुल हो जाएगा। और थर्ड है रिट्रीवल चीज़। अब आपने रजिस्टर भी ठीक से कर लिया, रिटेन भी कर लिया, पर जब फोल्डर की ज़रूरत है, जब रिट्रीव करने की ज़रूरत है, तो याद भी तो आना चाहिए, ठीक है। तो रिट्रीवल इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो अगर इन तीनों प्रोसेस को हम ट्रेन कर लें तो वी कैन हैव अ फैंटाबुलस ट्रेन्ड मेमोरी। राइट, परफेक्ट। सर मुझे ये बताइए कि आजकल बोर्ड्स में नंबर्स लाना बहुत आसान हो गया है। आप मतलब मैं ये कहूँगी कि 70% बच्चों का आप ये देखोगे कि 80% से ऊपर ही मार्क्स आए, 80% से नीचे वाले बहुत कम मिलते हैं, लेकिन 80% से भी नीचे वाले हैं। आज के समय में इतनी कोचिंग्स और सारी चीज़ें हो गई हैं कि बच्चों को सीधे रटा दे रही है कि एग्ज़ाम्स में क्या आएगा, सैम्पल पेपर्स के थ्रू और सारी चीज़ों के थ्रू। बट बहुत से पेरेंट्स अभी भी परेशान हैं कि इस जनरेशन में भी, इन चीज़ों में भी हमारे बच्चे क्यों नहीं याद कर पा रहे हैं, उनका क्यों 70% आ रहा है या 60% आ रहा है 11th-12th में, ये हमारे बच्चों के साथ क्यों हो रहा है? तो उनका ब्रेन उस तरीके से क्यों काम नहीं कर रहा, जबकि आजकल हर तरीके की फैसिलिटी मौजूद है जो हमारे टाइम पे नहीं हुआ करती थी। करेक्ट। देखिए, ये तो जनरेशन गैप हमेशा रहेगा। आज मेरे पेरेंट्स मेरे फादर मेरे को बोलते थे कि हमारे टाइम पे वो नहीं था जो तुम्हारे टाइम पे है। आज हम अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था जो फैसिलिटीज़ तुम्हारे पास है। और लेट मी गारंटी यू, जब हमारे बच्चों के बच्चे हो जाएंगे ना, तो हमारे बच्चे अपने हाँ, बच्चों को exactly. बोलेंगे कि हमारे टाइम पे ये फैसिलिटी नहीं It's थी a जो vice तुम्हारे versa, पास है, yeah. राइट। यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे चीज़ें जो बदली हैं एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। हमारे टाइम पे 80% आना भी ड्रीम होता था, आज की डेट में 90% आम बात है ना। एक तो थोड़ी सी मार्किंग जो है वो लीनियंट हुई है, ठीक है। CBSE के द्वारा, बोर्ड्स के द्वारा कॉन्शियसली इस पे एफर्ट दिया गया है कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं करनी है। पहले तो थोड़ी सी पंक्चुएशन भी कहीं गड़बड़ हो गई तो नंबर कट जाते थे, अब उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि इतनी लीनियंट मार्किंग होने के बावजूद बहुत सारे बच्चे हैं जो 90 भी नहीं ले पाते हैं, 80 भी नहीं ले पाते हैं, 70 में कुछ रह जाते हैं, कुछ 60 में भी रह जाते हैं। तो उनको क्या समझा जाए, ऐसा क्या हुआ? देखिए, उसके अगेन दे कैन बी वेरियस फैक्टर्स, पर जो चीज़ मेरे को उन वेरियस फैक्टर में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर समझ में आता है वो उनका इन्हीं 3 में से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैकनेस, या तो उन्होंने प्रॉपरली रजिस्टर नहीं किया जब पढ़ाई करके, सैम्पल पेपर, बहुत सारी सपोर्ट अवेलेबल आज के डेट में, या वो रिटेन नहीं कर पा रहे ठीक से, अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को यूज़ नहीं कर पा रहे, रट्टा मार रहे हैं। केवल रट्टा मारने से तो आप लिमिटेड ही याद कर सकते हो और लिमिटेड टाइम के लिए याद कर सकते हो। और तीसरा, जब रिट्रीव करना है, याद तो कर गए पर वहाँ जाके नर्वस हो गए, वहाँ जाके याद ही नहीं आ रहा, याद तो किया था, पढ़ा तो था, पर आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर, और फिर वो लिख नहीं पा रहे उसे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये गैप है जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि बच्चों के अभी भी जो एक मिनिमम बेंचमार्क नंबर्स का है कि भाई 90 तो मिनिमम होना चाहिए या 80 मिनिमम होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज भी 60-70% में आ रहे हैं, जिनको कि ईजिली 90% अबव मैक्सिमम, जैसे आपने बताया 80% बच्चे आज भी 70% से ऊपर मार्क्स ले रहे हैं, या 70% बच्चे 80% से ऊपर मार्क्स ले रहे हैं। तो ये गैप इन वजह से हो सकता है। बिल्कुल, ये तो बात बच्चों की हो गई। हम आज की डेट में पॉडकास्ट की दुनिया में हैं और हम मैनिफेस्टेशन पे पॉडकास्ट देख रहे हैं, हम NLP ट्रेनिंग्स पे देख रहे हैं, हम सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने की चीज़ों को देख रहे हैं। एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू ब्रेन, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, सारी चीज़ें ब्रेन से जुड़ी हुई हैं।
तो ये ब्रेन को इस अलग अलग तरीके से जो ट्रेन किया जा रहा है, ये लोगों के अंदर एक तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि व्हाट इज़ द वे शुड आई चूज़, मैं मैनिफेस्टेशन पे जाऊँ पैसा कमाने के लिए या फिर किस चीज़ों पे जाऊँ, क्योंकि हर चीज़ों में याद तो आपको रखना है, हर चीज़ों का एक पर्टिकुलर टाइम है जो आपको फॉलो करना है, और सारी चीज़ों को आपको एक ग्रैटिट्यूड वाली भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, तो यू हैव टू गिव द अलार्म और द अटेंशन टू योर ब्रेन। सो ये सब तो सर ब्रेन का ही खेल है, तो ब्रेन को ही सिखाने के लिए क्यों नहीं जोर दिया गया आज तक? Again, a very intelligent question. I think this podcast is being taken by a very intelligent host, so which has a lot of brain and beauty. Yeah. Okay, तो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, आप बहुत सही बात बोल रहे हैं. इसके दो एंगल हैं, ठीक है. जैसे NLP की आपने बात की, मैनिफेस्टेशन की बात की, ग्रेटिट्यूड की बात की, मेडिटेशन बोल लीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोल लीजिए, बहुत तरीके हैं, ठीक है. और जब खाना बनता है ना, तो खाना स्वादिष्ट और बढ़िया तब बनता है जब उसमें सारे इंग्रीडियंट्स हो, ठीक है. तो मैं इसको दो तरीके से देखता हूँ चीज़ों को. एक तो ये सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है. अगर हम NLP की बात करें, विच इज़ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं इनटू प्रोग्रामिंग, विच प्रोग्रामिंग चेंज करने से, वायरिंग रीवायरिंग करने से हम ब्रेन की एफिशिएंसी को, परफॉर्मेंस को और अच्छा कर सकते हैं. दैट्स व्हाट NLP टॉक्स अबाउट. मैनिफेस्टेशन से क्या कर रहे हैं, हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव कर रहे हैं, ठीक है. हम बेसिकली ब्रीदिंग से क्या कर रहे हैं, हम ब्रेन में ऑक्सीजन के लेवल को और मात्रा को अच्छा कर रहे हैं, ठीक है. तो जिससे हमारे ब्रेन की वर्किंग और ब्रेन का जो पावर है और अच्छा इन्हांस हो सके. तो ये सारी चीज़ें जो हैं कुल मिला के ब्रेन की पावर को, कॉग्निटिव फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए हैं. दूसरा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा. एक पहाड़ की चोटी है जिसे हमें फतेह करना है, ठीक है. उस पहाड़ की चोटी पे हमें अपना तिरंगा लहराना है. अब उस पहाड़ की चढ़ाई किसी भी तरफ से कर सकते हो आप, ठीक है. एक मूवी आई थी लक्ष्य, आई रिमेंबर दैट. उसमें ऋतिक रोशन जी ने एक किरदार निभाया था और उन्होंने सबसे डिफ़िकल्ट टेरेन चूज़ किया जहाँ से दुश्मन एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि कोई आ सकेगा. दैट वाज अ क्लिफ, बिल्कुल एकदम ऐसी सीधी चढ़ाई थी, राइट. अब जाने को वो इजी रूट से भी जा सकते थे, पर वहाँ खतरा ज़्यादा था क्योंकि दुश्मन घात लगाए बैठा था वहाँ पर. तो जब हमने अपने ब्रेन के ऊपर फतेह पानी है, अपने ब्रेन की परफॉर्मेंस को बेस्ट लेवल पे ले जाना है, तो हम कोई भी रास्ता चूज़ कर सकते हैं उस परफॉर्मेंस को बेस्ट करने के लिए. जैसे कि वो, बिकॉज हमारा जो एंड टारगेट है वो ब्रेन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है. रास्ता कुछ भी हो सकता है, ठीक है. चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो ब्रेन योगा है जो हम कराते हैं, जैसे बॉडी का योगा होता है, ब्रेन का योगा होता है, चाहे वो NLP है, चाहे वो ग्रैटिट्यूड है. हर चीज़ हमारे ब्रेन की पावर को बेस्ट लेवल पे ले जाने के लिए, ठीक है. जिसको जो अच्छा लगे वो उस चीज़ को चूज़ करे, पर उसको पूरी शिद्दत और डेडिकेशन के साथ करें. मैं आपको 3-4 सर एग्जाम्पल दे रही हूँ, प्रॉब्लम्स आपके सामने पेश कर रही हूँ, क्योंकि आपके पॉडकास्ट बहुत सारी चीज़ें आए हैं, लोग आपसे ट्रेंड हो रहे हैं, सारी चीज़ों को सीख रहे हैं और लोग जुड़ना चाहते हैं. बट मैं 3-4 ऐसे प्रॉब्लम्स ला रही हूँ सर जो कि एक जनरल आम आदमी के घरों में दिखता है, और उसका सल्यूशन मैं चाहूँगी कि आप दो. बिल्कुल. एक तो सबसे पहले अगर मैं अडल्ट लाइफ की बात करूँ या कभी कभी कुछ ऐसे जो मेडिकल टर्म की बात करूँ, कि अचानक से किसी का याददाश्त चला जाना पूरे तरीके से, और कुछ सोडियम चढ़ाकर या अलग अलग तरीके से डॉक्टर्स की कोशिश के बाद आना धीरे धीरे, लेकिन एक स्टेबिलिटी होना वो पॉसिबल नहीं है विदाउट मेडिसिन. मेडिसिन्स चलते रहते हैं ताकि दिमाग रिलैक्स रहे, ब्रेन रिलैक्स रहे, और उस पर कुछ अधिकतर असर नहीं दिख रहा है, या उनको बहुत पहले की चीज़ें जो याद रखनी चाहिए, जो चीज़ें हैं वो याद नहीं रह पा रही हैं. तो उस ब्रेन को आप कैसे डिकोड करोगे और उस ब्रेन को आप कैसे ठीक करोगे? ओके, देखिए, आप जो बात बता रहे हैं वो ब्रेन फॉगिंग की है. बेसिकली ब्रेन फॉग जिसे बोलते हैं, धुंधलापन हो गया है और सोडियम या मेडिसिन्स के साथ असर हुआ है, पर उतना ज़्यादा असर नहीं हुआ है जितना पहले था, ठीक है. पहली बात देखिए, ये बहुत बड़ा हमारा एक मिथ है कि ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ
यंग एज तक ही हो सकती है, 10 साल तक हो सकती है, 12 साल तक हो सकती है। तो लोगों ने तो 25-30 साल में जाके भी पीएचडी की है, तो कैसे कर ली पीएचडी, रिसर्च कैसे कर ली? ठीक है, तो बहुत सारे मिथ हैं जो बाद में साइंटिफिक रिसर्च और बहुत सारी एफर्ट्स के साथ चेंज हो रहे हैं। ठीक है, सो वर्ल्ड इज़ चेंजिंग वेरी डायनामिकली। दूसरा, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ऐसी सिचुएशन में जहाँ मेडिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी मेडिकेशन को अवॉइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट मेडिकेशन के साथ साथ एग्जांपल देता हूँ, जैसे किसी की हड्डी टूट जाती है, ठीक है, उस हड्डी को जोड़ने के लिए आप प्लास्टर करते हैं। ठीक है, प्लास्टर होना तो बहुत ज़रूरी है, बट उस जॉइंट को वापस मूवमेंट लाने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आप रिगेन नहीं कर पाएंगे पुरानी पोजीशन। ठीक है, तो जैसे ये एल्बो टूटी तो एल्बो को उन्होंने प्लास्टर कर दिया तो वो स्टेबल हो गई, पर उसके बाद एल्बो लॉक हो जाती है जब प्लास्टर हटाते हैं, हड्डी तो जुड़ गई, बट जो एल्बो का काम है वो कर ही नहीं पा रही है जब तक कि फिजियोथेरेपी नहीं होगी। इसी तरह से ब्रेन में आपको कोई भी डेफिशिएंसी या कोई भी प्रॉब्लम आई, उसको डॉक्टर ने, एक तो सबसे पहले तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, मेडिसिन से उसको वहीं रोकते हैं ताकि फर्दर डैमेज ना हो, फिर धीरे धीरे मेडिसिन से उसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। पर वो रिवाइवल और फास्ट और बेटर हो जाएगा अगर आप ब्रेन योगा या ब्रेन से रिलेटेड कोई एक्सरसाइजेस कर लेंगे, तो मेडिसिन का असर भी जल्दी होगा, आपका रिकवरी भी फास्ट होगा। और जैसे कि फिजियोथेरेपी काम करती है, उसमें फिजियोथेरेपी में कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, पर वो फिजियोथेरेपी एक्चुअली में आपको एकदम खड़ा करके चला देती है और एकदम आपको इमीडिएट बूस्ट मिलता है। ठीक है, तो वो काम हमारे प्रोग्राम्स ब्रेन की ट्रेनिंग के करते हैं। बिल्कुल। एक जो प्रॉब्लम जनरल आम पब्लिक्स में, आम कपल्स में देखने को मिलता है कि जब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है तो वाइफ का जो दिमाग होता है उसको पुरानी चीज़ें बहुत जल्दी उस समय हिट बैक होती है कि भाई उस समय तो तुमने ऐसा किया था और चीज़ें हैं तो मैं भी हूँ उस समय चीज़ें ऐसी हुई थी। एक जनरल एक फीमेल का माइंडसेट अगर मैं बात करूँ तो उनको ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहती है जो उनको हर्ट की हुई हो, लेकिन कल अगर उनके साथ पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं या हस्बैंड ने कुछ अच्छा किया है वो याद नहीं है, लेकिन जो तुरंत अलार्मिंग सिचुएशन है एक छोटे से चीज़ पे, वो हमें एक नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद आनी शुरू हो जाती है। तो जनरली हर हस्बैंड का ये कहना होता है कि बीवियाँ तो ऐसी ही होती है, लेकिन ये सवाल है सर कि वाइफ का ब्रेन इस तरीके से क्यों एक्टिवेट हो जाता है एकदम तुरंत वैसे सिचुएशन पे? ओके, इसे हम, अगर मैं थोड़ा सा ब्रेन की लैंग्वेज में बात करूँ तो लिम्बिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो जब भी हमारे को कुछ भी खतरा महसूस होता है हमारे ब्रेन को, तो हमारा एक लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, जिसमें वो फाइट, फ्लाइट, फ्रीज और फ्लाइट मोड में आ जाता है। ठीक है, और जो हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो उसका सोल्यूशन है। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट होना अच्छी बात है, पर ज़्यादा देर लिम्बिक सिस्टम में रहना प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, और इमोशनल स्टेबिलिटी, एक हम आईक्यू की तो बात करते हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, पर आप कितने इमोशनली स्टेबल हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम ईक्यू बोलते हैं। ठीक है, तो जो सेंसिटिव लोग होते हैं, इमोशनली सेंसिटिव लोग होते हैं, वो जल्दी जल्दी अपने साथ कुछ भी गलत हुए कुछ चीज़ों को भूलते नहीं हैं। ठीक है, और जो सही वाइफ्स होती हैं वो उसको सही टाइम पे यूज़ करती हैं। ठीक है, उस चीज़ को, तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपने जो दबे हुए जो अपने इमोशंस हैं उनको आउटबर्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको सामने ला के दे आर ट्राइंग टू टेल हस्बैंड्स दैट यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ मी, एंड वो एक बेसिकली वो एक इमोशनल फाइट है, इमोशंस को लेके फाइट है। ठीक है, ऐसे केसेस में मैं हमेशा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी पॉडकास्ट हो रहा है, हमारा कैमरा ऑन है, लाइफ में हम कभी भी घूमने जाते हैं, जब भी हम अच्छे अपने मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहते हैं या सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बाहर जाते हैं, अच्छी जगह पे जाते हैं, वेल ड्रेसअप होके जाते हैं और वहाँ फ़ोटोग्राफ्स खींचते हैं, सेल्फीज़ खींचते हैं ना, सब खींचते हैं आज की डेट में, है ना। हम कहीं भी घूमने गए हैं, फ़ोटोग्राफ्स खींचे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, तो हम उन सेल्फीज़ में से भी या उन फोटोग्राफ्स में से भी कौन सी फ़ोटोग्राफ्स को सेव रखते हैं और कौन सी को डिलीट मार देते हैं। जो फ़ोटोग्राफ्स ठीक नहीं आई होती, गड़बड़ होती है, ब्लर होती है, या हमें लगता है हमारा फेस अच्छा नहीं है, हमारा एक्शन अच्छा नहीं है, हम उसे डिलीट मार देते हैं। अच्छी फ़ोटोग्राफ्स को हम हमेशा अपने पास सेव करके रखते हैं। इसी तरह से
हमारे साथ जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है, जैसे आपने बोला कल ही कोई हस्बैंड ने एक चीज़ अच्छी की होगी, वाइफ को वो याद नहीं है, ठीक है, पर जो उसके साथ गलत हुआ वो याद है, ठीक है। तो गलत चीज़ों को हमें अपनी लाइफ में ब्रेन की मेमोरी से डिलीट मार देना चाहिए। सिर्फ डिलीट नहीं मारना चाहिए, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट होना चाहिए कि परमानेंट डिलीशन हो गया, ठीक है। और जो अच्छी चीज़ें हैं, जो हमारी ब्यूटीफुल चीज़ें हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ें भी बहुत होती हैं, तो ये थोड़ा कि सब बुरा ही बुरा होता है, ठीक है। जो अच्छा हुआ है उसे हमें हमेशा सेव करके रखना चाहिए, सो दैट इवन इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस और इन द टाइम ऑफ कन्फ्लिक्ट वो अच्छी चीज़ें हम पे हावी हों और हम उस पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर कर सकें और बोल सकें क्या हो गया यार, ये अच्छा भी तो हुआ था, इसने मेरे से अच्छा भी तो ट्रीटमेंट किया था, अभी हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो। तो जब हम अपने इमोशंस को उस तरह से लेके जाएंगे तो एक बहुत ब्यूटीफुल और हैप्पी मैरिड और अच्छी लाइफ होगी। और हमारा वही इन्वायरमेंट हमारे बच्चों पे भी असर डालता है, वही इन्वायरमेंट हमारे पेरेंट्स पे भी असर डालता है, ठीक है। तो पूरे घर का इन्वायरमेंट, हमारी लाइफ का इन्वायरमेंट जो है अच्छा या बुरा हो जाता है हमारे इमोशंस और हमारे एक्शंस की वजह से। तो जो लिम्बिक सिस्टम है वो आपको हमेशा डराएगा, वो हमेशा आपको सतर्क करेगा, पर जो हमारा ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो आगे वाला ब्रेन का हिस्सा है, ये हमेशा उसका सॉल्यूशन देगा, हमेशा उसको सपोर्ट करेगा आपको रिकवर करने के लिए। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल पे रहते हैं, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी सिखा लो, कुछ भी पॉडकास्ट में बोल लो, नहीं सुनना है उन्हें। और पेरेंट्स थक हार के अपने आप को काम में थोड़ा इन्वॉल्व रहना पड़ता है, तो पेरेंट्स फ़ोन पकड़ा ही देते हैं। तो क्या सर कुछ ऐसी पेरेंट्स के लिए कुछ गेम्स एक्टिविटी है जो वो बच्चों को फ़ोन पे दे दे, जिससे उनका ब्रेन भी डेवलप हो और वो गलत चीज़ों में ना पड़े? कुछ इस तरीके से भी चीज़ें हैं जो बच्चों को हेल्प कर सकती है कि वो फ़ोन देखें लेकिन सही चीज़ों को यूज़ करें? ओके, इसमें बहुत ही अगेन ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है बिकॉज मेरी भी 2 बेटियां हैं और एक 22 साल की, एक 17 साल की है। और ये हर पेरेंट का आज की डेट में इशू है मोबाइल को लेके। इसका नाम पहले RCA करते हैं। RCA क्या होता है? रूट कॉज एनालिसिस। कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को अगर अच्छे से समझना है, डायग्नोज करना है, क्योंकि सॉल्यूशन तो प्रॉब्लम को समझने और डायग्नोज करने से आएगा, तो वो सॉल्यूशन हमारी डायग्नोज में छुपा होता है, ठीक है। तो अगर इसका हम रूट कॉज एनालिसिस करें तो लेट मी टेक द पेरेंट्स बैक व्हेन द किड्स वर वेरी यंग एंड स्मॉल, राइट। जब बच्चे 6 महीने के, साल, 2 साल, 3 साल के थे, खाना कैसे खिलाया आपने बच्चों को? टीवी पे कार्टून या मोबाइल पे कार्टून चला के, है ना। ये आपको लग रहा है बच्चे को एडिक्शन हो गई है, ये एडिक्शन नहीं हुई बच्चे को, ये एडिक्शन आपने दी है बच्चे को। आज भी जब मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ जिनके छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स के पॉडकास्ट के बाद फ़ोन आते हैं, बात होती है, तो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, तो मैं सबसे पहले उनसे ही पूछता हूँ, और जो खास करके जिन पेरेंट्स के 2 साल 1.5 साल का बच्चा है, मैं कहता हूँ मैडम खाना कैसे खिलाते हो? मोबाइल ऑन करके, टीवी ऑन करके? सर मैं तो मोबाइल ऑन कर देती हूँ, सर मैं टीवी ऑन कर देती हूँ, कार्टून लगा देती हूँ। मैंने कहा आज से 10 साल बाद शिकायत मत करना कि बच्चे को एडिक्शन हो गया है, ये एडिक्शन आप ही दे रहे हो। हमारे टाइम पे मोबाइल नहीं थे तो हम क्या खाना नहीं खाते थे जब हम छोटे थे? क्या हम जब 6 महीने, 1 साल, 2 साल के थे, हमारे पेरेंट्स, हमारी मदर हमें प्यार से अपने हाथ से खाना खिलाती थी, कहानियाँ सुनाती थी, ठीक है। कोई कहानी, जैसे हमारे पंजाबी में उसको साखियाँ बोलते हैं, आपके उसमें कृष्ण जी की, राम जी की कथा या कहानी सुनाते थे ना, लोक कथाएँ। तो हम भी तो बड़े हुए हैं, हम जब बड़े हुए थे हमने क्या बिना खाना खाए बड़े हो गए? ठीक है। तो आज ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है कि मोबाइल के बिना माँ खाना ही नहीं दे सकती है? माँ को किचन में काम करना है, बच्चा तंग ना करे, टीवी ऑन कर दिया। माँ को अपने मोबाइल पे बात करनी है फ्रेंड के साथ, बच्चे को टीवी ऑन कर दिया। भाई मैंने बहुत देखा है ये, राइट। ये बहुत गलत हो रहा है और इसमें गलती पेरेंट्स की है, और यही पेरेंट्स 10 साल बाद परेशान होंगे और बच्चे से झगड़ा करेंगे, बच्चे को मना करेंगे। बच्चा नहीं मना होगा क्योंकि आपने उसके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया। जब वो बच्चा 6 महीने, 1 साल, 2 साल का था, कैसे निकालोगे उसको बाहर? मोबाइल इज़ अ नेसेसिटी टुडे। हर चीज़ का, सिर्फ मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, हर चीज़ का यूज़ और मिसयूज़ है, ठीक है। आज यही मोबाइल है, यही यूट्यूब है जो
लोगों को कितनी अवेयरनेस दे रहा है पॉडकास्ट के माध्यम से और इन्फॉर्मेशन के माध्यम से, ठीक है। और यही मोबाइल, यही यूट्यूब, यही चीज़ें जो हैं, जब लोग उसे मिसयूज़ करते हैं तो उनका जीवन बर्बाद कर रहा है, ठीक है। सेम थिंग गोज़ फॉर द मेडिसिन ऑल्सो। स्लीपिंग पिल्स, जो लोग एडिक्ट हो जाते हैं, वही पिल, स्लीपिंग पिल आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। जब आपको नींद नहीं आ रही है, आपको कोई स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो डॉक्टर आपको स्लीपिंग पिल लिख देता है, आप गोली खाते हैं, यू फील बेटर, क्योंकि ब्रेन को रेस्ट मिल जाता है। सुबह जब उठते हैं तो आपको एंग्जाइटी थोड़ी कम होती है, स्ट्रेस कम होता है, ठीक है। पर वही जब कोई एडिक्ट हो जाए उस स्लीपिंग पिल का, तो वही उसके जीवन में एक जहर बन जाती है, ठीक है। तो आप लाइफ में कोई भी चीज़ हो, उसको यूज़ करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट देगी, आपको लाइफ को संवारेगी। मिसयूज़ करेंगे तो ख़राब करेगी। अब गाड़ी है, आप गाड़ी से कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी कन्वीनियंस पे, अपनी स्पीड पे कहीं भी रुक रहे हैं, तो आप गाड़ी का यूज़ कर रहे हैं। अब उसी गाड़ी को 200 की स्पीड पे भगाइए, जबकि वो सड़क और वो ट्रैफिक 200 की स्पीड पे चलने लायक नहीं हो, तो क्या होगा? खुद भी मरेंगे, औरों को भी मारेंगे। तो आप मिसयूज़ कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को यूज़ किया, चाहे वो मोबाइल है, चाहे गाड़ी है, चाहे दवाई है, तो वो आपको फ़ायदा देगी। किसी भी चीज़ को मिसयूज़ कर लो लाइफ में तो आपको दिक्कत देगी। बिल्कुल देगी सर। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे आप समझ लो कि बॉर्न ही होते हैं, जो बहुत पेरेंट्स का प्रॉब्लम है आफ्टर Special abled. कोविड, या स्पेशली एबल्ड चाइल्ड्स आप कह सकते हो। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है और सारी चीज़ें होती है, बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि स्पीच की प्रॉब्लम्स होती है। ऐसा नहीं वो बोल नहीं सकते हैं, बट बोल ही नहीं रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ना नहीं चाहते हैं, अक्षर नहीं पहचानते, वर्ड्स नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, टाइम नहीं देख पा रहे हैं, बाकी उनको कुछ भी काम बोल दो, दे आर हैप्पीली डूइंग इट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कलर्स नहीं डिकोड कर पा रहे। मतलब हर बच्चों में अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिला है, और ये नंबर्स आफ्टर कोविड ज़्यादा बढ़ गया है, चीज़ों में ज़्यादा एक उछाल आया है। जो पहले 10 to 20% रेशियो था, अब वो आज मुझे लगता है 80% रेशियो में पहुंच चुका है। ये चीज़ें हो चुकी है जो थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। तो हर थेरेपी में ब्रेन को ही लेकर सिखाया जाता है। तो क्या ऐसा टेक्निक है, क्या ऐसा एक्टिविटी है सर, कि जो पेरेंट्स कर सकते हैं और उनके बच्चे धीरे 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 सुधार की ओर जा सकते हैं? पहली बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज जो पेरेंट्स इससे जूझते हैं सिर्फ उन्हें ही पता है। वो कहते हैं ना, दर्द उसे ही पता होता है जिसको लग रहा होता है, जो महसूस कर रहा होता है। तो इन्हें हम न्यूरो डाइवर्जेंट, स्पेशल एबल्ड और ADHD, डिस्लेक्सिया, जैसे आपने बोला अक्षर नहीं पहचान में आते, उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं अक्षर, एकदम वो तारे ज़मीन पर मूवी थी जिसमें दिखाया जंबल अप हो रहे हैं अक्षर, ठीक है। तो वो डिस्लेक्सिया करके एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। दीज ऑल आर लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ठीक है। और इनका सबसे अच्छा जो सोल्यूशन है वो है इनको मैनेज करना, ठीक है। और इसके लिए जैसे बहुत सारे बच्चे हाइपर होते हैं, एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होते हैं, और वो गलत तरीके में एनर्जी लेवल यूज़ होते हैं। लड़ाई झगड़ा, गुस्सा आना, एकदम से हाइपर हो जाना, ठीक है, चीज़ें तोड़ फोड़ देना, किसी को मार देना, ठीक है। तो उनके एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया जा रहा। अगर एनर्जी को चैनलाइज कर देंगे तो अपने आप हाइपरनेस कम हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको नींद नहीं आती है हाइपरनेस की वजह से, ठीक है। मोबाइल के जैसे आप, इससे पहले हमने मोबाइल पे बात की, उसकी रेडिएशंस भी इम्पैक्ट करती है हमारे ब्रेन को। तो इनके अलग अलग सॉल्यूशंस हैं। अगर मैं जैसे ADHD की बात करूं, तो पहली बात, पेरेंट्स को बच्चे को मीठा नहीं देना है। शुगर को अगर आप कंट्रोल करेंगे तो बच्चे का हाइपरनेस भी कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हम शुगर देके और ज़्यादा एनर्जी डाल रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं ओवर एनर्जी विल बी मिसयूज्ड, ठीक है। जैसे बच्चों को, किसी को डिस्लेक्सिया है, ठीक है, तो उसको नंबर P जो है 9 लगता है, D B लगता है, B D लगता है, ठीक है। तो उल्टा पुल्टा जिसे हम बोलते हैं होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए ब्रेन की एक्सरसाइजेज बहुत हेल्प करती हैं। ब्रेन योगा से हमने बहुत सारे बच्चों को मैनेज किया है इन सब चीज़ों से।
उसके अलावा माइल्ड ऑटिज़म, स्पीच की जो आप बता रहे हैं प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे बोलते ही बहुत लेट हैं, जाके 4 साल 5 साल में बोलना शुरू करते हैं, या कुछ की स्पीच क्लियर नहीं है, उनके लिए अलग अलग थेरेपीज़ हैं। बहुत सिंपल थेरेपी जो पेरेंट्स घर पे कर सकते हैं, पेन को या पेंसिल को मुंह में रख के बुलवाएं, उससे स्पीच क्लियर हो जाएगी जिनकी स्पीच क्लियर नहीं है। और जो बहुत लेट बोल रहे हैं उनको ये एक लक्षण होता है, ये एक सिम्टम है माइल्ड ऑटिज़म का, ठीक है। अगेन इट कैन बी, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंट हैं, बट उनकी इंटेलिजेंस को उनको यूज़ कैसे करना है सेल्फ अपने आप, वो उनको नहीं पता होता, तो उनको मैनेज करना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। अगेन देर आर मैनी सॉल्यूशंस टू, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं जो हेल्प करते हैं। हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनसे हम ऐसे बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, ADHD, डिस्लेक्सिया, माइल्ड ऑटिज़म, वी हैव रियली हेल्प्ड to a level that we have trained few occupational therapists of the very renowned तमन्ना फाउंडेशन इन दिल्ली, उनके ऑक्यूपेशनल और स्पीच थेरेपिस्ट को हमने ट्रेन किया है। हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे सबके टेस्टिमोनियल्स हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आज की डेट में हेल्प करते हैं। अभी मैंने देखा है कि पेरेंट्स फिर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले तो ये एक बहुत बड़ा इशू था जहाँ पेरेंट्स डिनाइल मोड में रहते थे, ठीक है, एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, मानते ही नहीं थे, क्योंकि किसी भी चीज़ को करेक्ट करने के लिए पहला स्टेप होता है उसको एक्सेप्ट करना। आज अगर मेरे में कोई कमी है, ठीक है, मैं ओवरवेट था और हूँ भी, तो वो मेरे में कमी है, पर अगर मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा तो मैं उस पर कभी काम करना शुरू ही नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ एक्सेप्टेंस, सेकेंड स्टेप इज़ लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन एंड वर्किंग ऑन दैट सोल्यूशन। राइट। कुछ ब्रेन्स ऐसे होते हैं, जैसे कहा तो स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में ये जाता है कि प्रारब्ध की बात है और प्रारब्ध ऐसा है, लेकिन मैं अगर इसको साइंटिफिक टर्म में बात करूँ कि कुछ ब्रेन्स ऐसे होते हैं या उनकी कैपेसिटी इतनी होती है साधना करने की और अपने आप को एक सही दिशा में रखने की कि वो संत साधक बन जाते हैं, और कुछ ब्रेन्स ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आम आदमी भी सही तरीके से नहीं बन पाते हैं। तो जो संतों के ब्रेन्स होते हैं, साधकों के ब्रेन्स होते हैं, वो जनरल ब्रेन से कैसे अलग होते हैं? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ओके, तो पहले हम इसके लिए ना ब्रेन को समझते हैं, ठीक है। हम ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं और टाइप्स ऑफ ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, साधक और इंटेलिजेंट और लेस इंटेलिजेंट ब्रेन्स, ठीक है। पर पहले ब्रेन को समझते हैं। ब्रेन क्या है? देखिए, हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो सबसे पावरफुल ऑर्गन है। इम्पॉर्टेंट तो सभी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, पर सबसे पावरफुल ऑर्गन जो है, जो ड्राइवर है, वो ब्रेन है। हमारे थॉट्स को, हमारे एक्शंस को, हमारी सेंसेस को, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, एक्सटर्नल लिम्ब्स को कौन चला रहा है? ब्रेन, है ना। और सबसे बड़ी बात है, सबने भगवान ने सबको एक जैसा ब्रेन दिया है। 100 बिलियन न्यूरॉन्स इन एवरी चाइल्ड हु इज़ बॉर्न, ठीक है। सबकी मेमोरी 2.5 पेंटाबाइट है, ठीक है। तो भगवान ने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया है, ठीक है। 4 लोब्स इन द ब्रेन, फ्रंटल लोब, पैरेटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब्स। तो इनके ऊपर बहुत गहन और रिसर्च हुआ है। इसी तरह से हमारे ब्रेन से 5 तरह की तरंगे निकलती हैं। हमारी ब्रेन वेव्स जिसे हम बोलते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे 1 हर्ट्ज़ टू 32 हर्ट्ज़ तक ये फ्रीक्वेंसी जाती है, जिसे हम अल्फ़ा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा ब्रेन वेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारी गामा ब्रेन वेव्स है ना, हाई लेवल ब्रेन वेव्स हैं, उनको योगी ब्रेन वेव भी बोला जाता है। तो जो भी आपने पूछा कि साधिक लोग, साधुओं का दिमाग, उनमें इतनी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, इतनी विजडम कहाँ से आती है, ठीक है। तो वो अपनी, एवरीथिंग इज़ फ्रीक्वेंसी इन दिस वर्ल्ड। आज जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, इट्स अ फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग इज़ अ फ्रीक्वेंसी इन दिस वर्ल्ड। तो वो जो फ्रीक्वेंसी, उनकी ब्रेन वेव, उनकी जो ब्रेन की वेव्स हैं, वो उस लेवल पे चलती हैं कि उनका इंटेलिजेंस लेवल, उनका इमोशनल क्वेश्चंस, उनके सारे क्वेश्चंस, एडवर्सिटी क्वेश्चन, क्रिएटिव क्वेश्चन, उनका नॉलेज, विजडम एकदम अब्जॉर्प्शन वाले लेवल पे होता है, ठीक है। तो कुछ तो नेचुरली गॉड गिफ्टेड होते हैं ऐसे ब्रेन, कुछ लोग अपने ब्रेन को ट्रेन करके उस लेवल पे ले जाते हैं, ठीक है। तो ब्रेन को ट्रेन कैसे किया जा सकता है?
मेडिटेशन जैसे मैंने बताया एक तरीका है, योग दूसरा तरीका है, ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल करना तीसरा तरीका है, ठीक है। और ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन, ब्रेन के पावर को ऑप्टिमाइज किया जाए, जो हम प्रोग्राम कराते हैं ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन, वो एक और तरीका है। जैसे शरीर के लिए योगा ऐसे ब्रेन के लिए योगा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से आप अपने ब्रेन की पावर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। देखिए आज के डेट में हमने अपनी लाइफ में या हमारे से पहले जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने अपनी लाइफ में रेवोल्यूशंस देखे हैं। तो बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, हमारे जो ह्यूमन वर्ल्ड है ये कॉन्टीन्यूस रेवोल्यूशन का एक एरा आता है। तो उससे पहले कंप्यूटराइजेशन हुआ, फिर इंफॉर्मेशन, जब इंटरनेट आया तो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हुआ, अब एआई रेवोल्यूशन है, ठीक है। मैं हमेशा बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा टॉपिक रहता है एआई वर्सेस एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस एक्चुअल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी तो जन्म एक्चुअल इंटेलिजेंस ने दिया ना, कल को सुपर एआई आ जाएगा तो एआई कैन बी रिप्लेसेबल बट एक्चुअल इंटेलिजेंस इज़ नॉट रिप्लेसेबल, ठीक है। और फिर हमारा जो बेसिकली अभी नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन आने वाला है वो है कॉन्शियसनेस, जो आप बात कर रहे हैं सादिक सोच का। तो कॉन्शियसनेस इज़ द नेक्स्ट रेवोल्यूशन, ठीक है। तो उस लेवल पे पहुंचना, क्योंकि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, चेतन, अवचेतन, अचेतन, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर कोई इसको गहरे से सोचे और समझे, और हमारी लाइफ को हम बदल सकते हैं, पूरी लाइफ बदल सकते हैं, राइट। पर उसके लिए ऑब्वियसली इसको इस पे एक्सेप्ट करना, सोचना, फिर काम करना। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, सोचने के बाद उस पर काम भी करना पड़ेगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं लोगों के साथ, और कुछ उनको हम एक्टिविटीज़ पहले बताते हैं कि क्या ऐसी जेनरिक एक्टिविटीज़ है जो आप कर सकते हो, और बाकी डीप डाइव के लिए तो आपके पास लोगों को कुछ ट्रेनिंग तो लेनी ही पड़ेगी। लेकिन कुछ एक जेनरिक एक्टिविटीज़ पे सर हम बात करते हैं। जैसे अगर किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे को बोलना है कि तुम 1 मिनट मोबाइल नहीं देखोगे, और उस दौरान कुछ उनको एक्टिविटी देनी है जो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे, तो कैसी एक्टिविटी हो सकती है? ओके, तो अब हमारा ब्रेन ना बड़ा इंटरेस्टिंग एक ऑर्गन है, ठीक है। और इसको जैसे गेम में एक लेवल्स होते हैं ना, गेम क्यों इंटरेस्टिंग होती है? आपने एक लेवल क्रॉस किया, अब उसका नेक्स्ट डिफ़िकल्टी लेवल चाहिए, फिर थर्ड चाहिए, फिर इजी से शुरू होके वो कॉम्प्लेक्स पे चलता रहता है, और लोग उसके अंदर एडिक्ट हो जाते हैं। तो हमारा वो कहाँ से आ रहा है एडिक्शन? वो ब्रेन से आ रहा है। तो हमारे ब्रेन को ना एकदम से डिफ़िकल्टी लेवल पे ले जाओगे तो लोग छोड़ देंगे, कहेंगे यार हमसे नहीं हो पाएगा। पर अगर आप इजी लेवल, फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट, फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट, फिर और डिफ़िकल्ट, फिर ऊपर ले जाओगे, तो उसमें ब्रेन को चैलेंज में मज़ा आता है। तो चैलेंज की एक्टिविटीज़ अगर बच्चों के साथ दी जाएँ, खेली जाएँ, तो मज़ा आएगा, ठीक है। एक बहुत ईजी और अच्छा तरीका है, बच्चों के साथ आप टाइम व्यतीत करें, गेम्स खेलें, चेस खेल सकते हैं, मोनोपोली खेल सकते हैं, बहुत इजी है, लूडो खेल सकते हैं, सांप सीढ़ी खेल सकते हैं। उससे आपका और बच्चे का इमोशनल बॉन्डिंग भी अच्छा होगा, ठीक है। और बच्चा ना सहज तरीके से, आप सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, पापा आज पता है स्कूल में क्या हुआ, आज ये हुआ, उस बच्चे के साथ ये हुआ, ऐसा हुआ। तो आप ये देखिए कि वो खेलते खेलते बच्चा आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड बना रहा है, दूसरा मोबाइल से दूर जा रहा है, तीसरा वो आपसे अपनी दिल की बातें शेयर कर रहा है। तो वो एक अभी यहाँ से शुरू होगा, और कल को जब उसको लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ना तो शेयर करेगा आपसे। पर अगर वो मोबाइल में ही एडिक्टेड है और मोबाइल में ही लीन है, तो कल को वो आपसे शेयर नहीं करेगा, उल्ट फुल्ट शेयर करेगा सोशल मीडिया पे, और उल्टे सीधे वहाँ से उसको सजेशन आएंगे, और फिर उल्टे सीधे काम करेगा। और ये कर भी रहा है, ये हो भी रहा है आज की डेट में, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? अगेन आई विल गो बैक, पेरेंट्स की ही कमी की वजह से हो रहा है। आप क्योंकि अपने बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो वो टाइम सोशल मीडिया में किसी और के साथ ढूंढ रहा है, ठीक है। अगर आप, हमारे घर में रूल है, खाने के टाइम मोबाइल टेबल पे नहीं होता है, कोई मोबाइल नहीं देखेगा खाने के टाइम, क्योंकि जो आप खाना खा रहे हो, खाना आपको लग ही नहीं रहा है, क्योंकि आपका ब्रेन तो कहीं और है। तो आपकी च्यूइंग ठीक नहीं हो रही है, आप खाने को बिना मन से, बिना सोच के खा रहे हो, तो खाने के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बुरा मान जाते हैं, बोलते हैं हम नहीं जाते इस इंसान के पास, ये तो हमारे को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा है, राइट। तो आप जब आप किसी भी चीज़ को मन लगा के करते हो, चाहे वो कुछ भी है, ठीक है। अब आप म्यूज़िक, कोई सिंगर है
तो सिंगर गाना गाते हुए मोबाइल बीच में देखेगा तो गाना अच्छा आएगा क्या? राइट। कोई पेंटर है, पेंटिंग बना रहा है, सोच रहा है और पेंट कर रहा है, और उस टाइम वो मोबाइल बीच में देखेगा तो अच्छा होगा क्या? अब जज अपनी जजमेंट सुना रहा है, किसी का केस सुन रहा है और बीच में मोबाइल देखेगा तो अच्छा होगा क्या? नहीं होगा ना। तो फिर खाना खाते हुए मोबाइल देखने से कैसे खाना अच्छा से लगेगा? बिल्कुल परफेक्ट। अब आप सर ये बताइए, मैं कुछ ऐसे लोग भी सोच रहे होंगे जो आपको नए तरीके से देख रहे होंगे कि आप कितना ब्रेन को लेके एक्टिवेट हो, आप कितना चीज़ों को जानते हो। तो इसके लिए मैं आपको 10 कुछ वर्ड्स बताती हूँ, और जब मेरे वर्ड्स ख़त्म होंगे आई विल गिव यू फ्यू सेकेंड्स, यू हैव टू रिमेम्बराइज दिस, और उसके बाद मुझे आपको एटलीस्ट 5 to 6 वर्ड्स बताने हैं जो मैंने आपको बोला है। ठीक है। ठीक है? हाँ, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हर वर्ड के बीच में आप 4 से 5 सेकंड का गैप दे दीजिए। डन, बिल्कुल बिल्कुल दूंगी मैं आपको। सो नंबर 1 इज बॉटल। जस्ट अ सेकंड, लेट मी डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू गेट माय ब्रेन दैट फोकस। यस, सो आप ये कर सकते हो जो सर कर रहे हैं, और आप जब भी कुछ याद रखना चाहते हो, ये एक्सरसाइज मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको वो चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिल जाए। तो देखिए सर किस तरीके से कर रहे हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और आपको इस तरीके से ही करना है। ओके, रेडी। सो ये ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपके बच्चे भी कुछ भी याद रख सकते हैं जिस तरीके से सर ने अभी किया है। नंबर 1 इज बॉटल। ठीक है जी। नंबर 2 इज बॉक्स। ठीक है जी। नंबर 3 इज फ्लावर। ठीक है जी। नंबर 4 इज ग्रीन कलर। ठीक है जी। नंबर 5 इज माइक्रोफोन। ठीक है जी। नंबर 6 इज इटली, इट्स अ कंट्री नेम। या, ठीक है जी। ओके। नंबर 7 इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है जी। नंबर 8 इज स्पून। ठीक है जी। नंबर 9 इज कॉफी। ठीक है जी। नंबर 10 इज एसी। ठीक है जी। मैंने जानबूझ के आपको कुछ अलग अलग फील्ड्स के दिए हैं ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि वर्ड्स कुछ भी हो, यू कैन रिमेम्बराइज इट। और ये अचानक से ही मैंने किया, आपको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ पॉडकास्ट में होने वाला है, राइट? सो सर मैं अगर आपसे पूछूं कि मैंने आपको नंबर 5 पे क्या बोला था आप वापस से पीछे जाके देख सकते हैं कि मैंने 5 पे माइक बोला था या नहीं बोला था। मैंने आपको नंबर 3 पे क्या बोला था? फ्लावर्स। नंबर 10 पे एसी। नंबर 6 पे इटली। नंबर 8 पे स्पून। नंबर 2 पे बॉक्स। सो दिस इज इट। ये हमने लोगों को एक एक्सरसाइज करके दिखाया। लेट्स गो 10 to 1 बैकवर्ड। 10 to 1, या ठीक है। आई हैव जस्ट लिसन्ड 1। अभी इसके पीछे मैं साइंस भी बताऊंगा। यस, सो आप 10 से 1 तक शुरू करिए 10 सर। एसी, 9 कॉफी, 8 स्पून, 7 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 6 इटली, 5 माइक, 4 ग्रीन कलर, 3 was flowers, 2 was box and 1 was bottle. या दैट्स इट। तो सर आप इसके पीछे का साइंस बताइए लोगों को। ओके, साइंस वही है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको पॉडकास्ट में बताया था, रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन एंड रिट्रीवल। ठीक है। तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है, जब आपने मेरे को बोला कि मैं ये 10 वर्ड्स देने वाली हूँ, मेरे लिए सरप्राइज था। ठीक है। तो मैंने पहले अपने आप को ब्रेन को रेडी किया रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि मेरे को ऑडिटरी सेंस यूज़ करनी थी। क्योंकि आपने मेरे को कोई पेपर पेन तो दिया नहीं जिसमें मैं लिखूँ और बार बार पढ़ूँ। तो आपने मैं बोला मैं आपको 10 वर्ड्स बोलूँगी, उसमें से 6 आपको बताने हैं कम से कम, है ना। तो मैंने को पहले अपने आप के ब्रेन को रेडी करना है उसके लिए। तो मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपने ब्रेन को पहले तो वो ऑक्सीजन दिया, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन है हमारी ब्रीदिंग से जाती है, एवरीबडी नोज। ठीक है। तो ब्रेन को वो ऑक्सीजन दिया। और सेकंड, मैंने अपनी ऑडिटरी सेंस के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित किया। जो भी आपने मेरे को बोला, जो 10 वर्ड बोले, तो मेरा ध्यान उस टाइम सिर्फ मेरी ऑडिटरी सेंस पे था, और मैं अपने ब्रेन के साथ कुछ ना कुछ वर्किंग कर रहा था सबकॉन्शियस ब्रेन को रिटेंशन के लिए। और रजिस्ट्रेशन मैंने अपने ऑडिटरी सेंस पे पूरा फोकस किया, रिटेंशन के लिए मैंने अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को एक्टिव किया, और रिट्रीवल के लिए हम अपना राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन यूज़ करते हैं, जो अभी हमने अब तक बात नहीं की, मैं भी बात करता हूँ उसके बारे में। तो ये तीनों चीज़ें जब मैंने सिंक्रोनाइज़ की,
तो मैंने अपने मेमोरी स्किल्स को यूज़ किया, ठीक है, और जो कि आपने मेरे को बताया, और मैं इजीली उसको, हालांकि मैंने आपको बोला था 4 से 5 सेकंड देना, पर आपने देखा होगा मैंने हार्डली 1 या 2 सेकंड Yes. लिए। और जब मैं आपको बता भी रहा था तो मैं कहीं ये रट्टा नहीं मार रहा था या सोच नहीं रहा था। माई आंसर इज स्पॉन्टेनियस, इमीजिएटली। आपने जैसे मेरे से पहला पूछा 5 पे, तो मैंने बोला माइक हाउ मच टाइम आई टुक, हार्डली इवन नॉट अ सेकेंड टू आंसर यू बैक। तो मैं कहीं जगलिंग नहीं कर रहा था ब्रेन में, ठीक है। सो आई वॉज क्लियर, राइट। और लेट मी टेल यू, ये हर एज का इंसान अचीव कर सकता है। 10 तो जस्ट आपने एक सिंबॉलिक नंबर ले लिया, 10 भी होते तो भी कर लेता, 20 भी होते तो भी कर लेता, 30 होते तो भी कर लेता, और इतनी ही देर में करता और इसी एफिशिएंसी के साथ करता। सो आप एक ब्रेन के बारे में बात कर रहे थे, राइट हेमिस्फीयर ब्रेन और लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रेन। तो आपको मज़े की बात बताता हूँ, जिस तरह से हमारी लेफ्ट आई राइट आई है, लेफ्ट ईयर राइट ईयर है, इसी तरह से हमारा पूरा सिर से लेके पाँव तक हमारी जो बॉडी है वो लेफ्ट और राइट हिस्से में बटी हुई है। बट हमारा जो ब्रेन है दिखने में तो एक ही है, ठीक है। बट एक्चुअली में अगर आप इसको अंदर से देखें, स्कल के अंदर देखेंगे, तो ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर का अलग काम है, राइट हेमिस्फीयर का अलग काम है। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है ब्रेन का, वो नंबर, लॉजिक, रीजनिंग, कैलकुलेशन, एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रीजनिंग, लॉजिक भी होना चाहिए, नंबर भी आने चाहिए, कैलकुलेशन भी आनी चाहिए और एनालिसिस करना भी आना चाहिए। पर जो हमारा राइट हेमिस्फीयर है ब्रेन का, वो क्रिएटिविटी, आर्ट, इमेजिनेशन, इमोशन, इंट्यूशन, लव के लिए काम करता है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है नंबर, लॉजिक, रीजनिंग, कैलकुलेशन, एनालिसिस के लिए, और राइट हेमिस्फीयर ब्रेन का हमारा आर्ट, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इमोशन, इंट्यूशन, लव के लिए। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पर मेडिकल फैक्ट ये बोलता है कि हमारा एक हिस्सा ब्रेन का ज़्यादा डोमिनेंट होता है, जैसे कि हमारा एक हाथ। और आपको मज़े की बात बताऊँ, ये जो लेफ्ट और राइट ब्रेन की थ्योरी है, ये मेरी नहीं है या किसी न्यूरोलॉजिस्ट की नहीं है। इस थ्योरी को देने के लिए डॉक्टर रॉजर डब्ल्यू स्पेरी को 1981 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। सो नाउ इट्स नोन एज स्प्लिट ब्रेन थ्योरी। जो स्प्लिट ब्रेन थ्योरी है उसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। और आप दिल पे हाथ रख के बताइएगा, मुझे मेरे बताने से पहले क्या आपके व्यूअर्स को या आपको पता था कि लेफ्ट ब्रेन का क्या काम है, राइट ब्रेन का क्या काम है? अब आप ये समझो, जिस थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है उस थ्योरी के बारे में, और जो हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, हमें नहीं मालूम। एक क्वेश्चन और बड़ा इंटरेस्टिंग पूछता हूँ आपसे, आपको ये मालूम है कि हमारे सारे ऑर्गन्स ब्रेन के साथ कनेक्टेड है? एवरी ऑर्गन? नो। ओके, लेट मी टेल यू, ऑल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी इज कनेक्टेड टू आवर ब्रेन। पहला, ठीक है, कैसे कनेक्टेड है? आर यूट्रस, आर लेग्स, एवरीथिंग? एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ब्रेन। बिना ब्रेन के इंस्ट्रक्शन के तो कुछ चल ही नहीं सकता। अगर मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ तो मैंने राइट हैंड ऊपर किया तो मेरे लेफ्ट ब्रेन ने इंस्ट्रक्शन दिया, ये क्रिस क्रॉस चलता है। हमारा लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। मैं नॉर्मली एक बात बोलता होता हूँ कि सपोज करो अनफॉर्चुनेटली किसी के राइट बॉडी पे पैरालिटिक अटैक हो जाए तो हाथ पैर काम करना तो बंद हो जाता है ना। तो क्या प्रॉब्लम हाथ या पैर में है? ब्रेन में। सॉरी, लेफ्ट ब्रेन में क्लॉट है। अगर आपके राइट साइड में पैरालिटिक अटैक हुआ है तो आपका लेफ्ट ब्रेन में क्लॉट है, और अगर आपका लेफ्ट साइड में पैरालिटिक अटैक है तो राइट ब्रेन में क्लॉट है। कोई भी एमआरआई, कोई भी सीटी स्कैन उठा के देख लीजिएगा, किसी भी डॉक्टर से, किसी से भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ, जो मैं आपसे ब्रेन के बारे में बात कर रहा था कि हमारा जो ये लेफ्ट राइट ब्रेन है, ठीक है, वो हमारे सभी ऑर्गन जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड हैं थ्रू आवर स्पाइनल कॉर्ड। ये तो मालूम है कि सारे ऑर्गन स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड हैं। और हमारी स्पाइनल कॉर्ड कहाँ जाती है पता है? एंड कहाँ है स्पाइनल कॉर्ड का? टू द ब्रेन स्टेम। तो हमारे ब्रेन के जो पीछे वाले हिस्से में यहाँ ब्रेन स्टेम है, नेक के पास, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है। और ब्रेन से ही सारे, अगर मैं गिरने वाला हूँ तो मेरा ब्रेन मेरे को क्या इंस्ट्रक्शन देगा? संभलो, हाथ आगे लाओ। ये हाथ आगे लाने का जो इंस्ट्रक्शन है ना, वो ब्रेन के थ्रू ही आता है। सिवाय एक ऑर्गन के जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड नहीं है, ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। कौन सा ऑर्गन है वो? आवर आईज। Okay. Eyes are connected through optical nerve. Okay. The only organ which is directly connected to the brain are our eyes through optical Right. nerve.
अब ये सारी चीज़ें 10th तक मुझे पता थी जब तक हमने पढ़ा, उसके बाद ना बायो लिया ना चीज़ों के बारे में, धीरे 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 दिमाग से वो पर ये चीज़ें हमारी erase हो लाइफ गई। पर हमारी लाइफ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है ना? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज हाँ, क्योंकि हमने 10th तक उसको उस एंगल से पढ़ा और उस एंगल से याद रखा कि अब तो इसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं, ज़रूरत है। आज 40 साल के केसेस आ रहे हैं डिमेंशिया और अल्जाइमर के, बहुत आ रहे हैं। ठीक है। आपने एक मूवी का नाम लिया था पॉडकास्ट स्टार्टिंग में, मैंने एक मूवी देखी थी, मेरे को याद है, उरी में भी वो जो एक्टर जो हीरो है उसकी मदर को डिमेंशिया का अल्जाइमर था। तो बेसिकली अल्जाइमर और डिमेंशिया एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट कर रही है, हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, राइट। अब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर हमने सुना होगा, तो अगर हम ब्रेन को एक्टिव मोड में और यूजेबल मोड में रखेंगे तो वो प्रिवेंटिव रहेगा। ब्रेन इज़ द ओनली ऑर्गन, द मोर यू यूज़ द बेटर इट बिकम्स। बाकी सारे ऑर्गन्स हमारे उम्र के हिसाब से वेरिएटिव हो जाएंगे। 40 साल में चश्मा लग जाएगा, 50 साल में फ्रोजन शोल्डर हो जाएंगे, 60 साल में घुटने जवाब देंगे, है ना, सब ऑर्गन स्लो जाएंगे। पर ब्रेन इज़ द ओनली ऑर्गन, जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, जितना अलर्ट मोड में रखोगे, उतना बेटर परफॉर्म करेगा और हमारे जीवन के आखिरी दिन तक बेटर परफॉर्म करेगा। जो एक दो सवाल और जो लॉन्ग फॉर्मेट में हम लेंगे, फिर रैपिड फायर पे हम जाएंगे। अरे माय गॉड, यस ओके। मेरा पॉडकास्ट सर थोड़ा सा अलग होता वेरी है। नाइस, आई लव इट। एक चीज़ जो हम सबको, एक आम आदमी को, चाहे वो 8 साल का बच्चा हो चाहे 60 साल के एडल्ट हो, कुछ ऐसा डिसिप्लिन जो हमें डेली बेसिस पे फॉलो करना चाहिए जिससे हमारा ब्रेन एक्टिव रहेगा और उस चीज़ों को हम हमेशा के लिए एक अच्छा याददाश्त के रूप में हम फ्रेम कर सकते हैं। जनरली हम क्या कोशिश कर सकते हैं कि हमारा डिसिप्लिन कैसा हो रेगुलर लाइफ में? ओके, तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके बताता हूँ, 3-4 चीज़ें बताऊँगा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफ़ेक्टिव, ठीक है, जिसके लिए ना आपको पैसा खर्च करना है, ठीक है, और ना ही किसी से कुछ खरीदना है, ना मेरे से कुछ खरीदना है, ना किसी से कुछ खरीदना है, और ना ही पैसा खर्च करना है। ये भगवान ने सबको दिया है, ठीक है। सबसे पहले तो हम जिसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकते वो है सांस लेना, हमारे श्वास, ठीक है। तो श्वास हम सही तरीके से ले रहे हैं, गलत तरीके से ले रहे हैं, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पर कैसे पता किया जाए कि हम सही ले रहे हैं, गलत ले रहे हैं? तो इंक्लूडिंग हमारे ग्रेट कैमरामैन साहब, राइट, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने एक हाथ को अपने स्टमक पे रखिए, ठीक है, और डीप ब्रीदिंग करेंगे हम, ठीक है। हम ब्रीद इन करेंगे 4 सेकंड में, ठीक है। तो डीप ब्रीथ कीजिए और हाथ को महसूस कीजिए। जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं तो आपका हाथ अंदर की तरफ जा रहा है या बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। आपका यानी कि ब्रीद इन करते हुए आपका स्टमक बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है, तो ध्यान देंगे। दोबारा स्टार्ट करते हैं। ब्रीद इन, होल्ड फॉर 6 सेकेंड, now release, exhale in 8 seconds. ठीक है, अब एक्सेल करते हो आपका हाथ अंदर गया या बाहर आया, एक बार दोबारा करेंगे। ब्रीद इन, होल्ड, एक्सेल। ध्यान दिया आपने क्या हो रहा था? जब ब्रीद इन कर रहे थे तो पेट बाहर आ रहा था, अंदर जा रहा था, बाहर आ रहा था, बाहर आ रहा था, और जब छोड़ रहे थे सांस तो अंदर जा रहा था। यही सही तरीका है। बट मैं आपके व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा वो भी टेस्ट करें अपना। और बहुत सारे लोग जिनके साथ मैं ये एक्सपेरिमेंट करता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं सांस लेते हो पेट अंदर जा रहा है। अगर आपका सांस लेते हो पेट अंदर जा रहा है तो आप गलत तरीके से श्वास ले रहे हैं। छोटा सा एग्जाम्पल, लॉजिकल एग्जाम्पल, सब लोग लॉजिक समझते हैं। गुब्बारे में हवा भरेंगे तो गुब्बारा फूलेगा या सिकुड़ेगा? फूलेगा, ठीक है। तो पेट भी गुब्बारे की तरह है। तो जब हम श्वास अंदर ले रहे हैं तो एक्सपैंड होगा स्टमक, जब हम छोड़ेंगे तो सिकुड़ेगा, ठीक है। तो पहले चीज़ जो है ब्रेन को अच्छा रखने के लिए ठीक तरह से श्वास लेना। और डीप ब्रीदिंग, इसको हम स्लो ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग स्लो ब्रीदिंग बोलते हैं, बिकॉज जितना आप स्लोली ब्रीथ लेंगे, होल्ड करेंगे और एक्सेल में डबल टाइम लेंगे,
तो उतना आपके जो अंदर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो अच्छे से बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन अच्छे से जाएगी, क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन्स को जो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन मिलती है उससे हमारे शरीर का, हमारे बॉडी का, हमारे ऑर्गन्स का, हमारे ब्रेन का पावर और बढ़ता है। बिल्कुल ठीक है, तो पहला है श्वास लेना ठीक से, अच्छे से। ठीक है, नंबर 2 सनलाइट। सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल फ्लैट्स में तो मिल ही नहीं रहा है। बहुत ज़रूरी है। कैसे भी मैनेज करो, 3 से 4 मिनट की सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है एनी टाइम इन अ डे, हमारे ब्रेन को। यस, एनी टाइम इन द डे। ठीक है, वैसे तो अर्ली मॉर्निंग सनराइज बेस्ट है, ठीक है, पर अगर नहीं ले पा रहे हो तो कुछ तो लो। ठीक है, तो वो सनलाइट 3 से 4 मिनट, मैं कह रहा हूँ, चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, चाहे कुछ है। अब बादल हैं, सनलाइट नहीं आई है तो अलग बात है, बट मोस्ट ऑफ दिन तो सन आप देखते ही हैं। ठीक है, तो सूर्य की जो रोशनी है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सूर्य जब हम जल चढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली रोशनी ले लेते हैं उसमें। जो लोग जल चढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सनलाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे ब्रेन की वर्किंग के लिए। ठीक है, थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अवॉइड मोबाइल मिसयूज़। ठीक है, इसका जो रेडिएशन है, मैं तो 23 साल मैंने मोबाइल कंपनीज़ में काम किया है, मैंने बहुत सारे लोगों को मोबाइल बेचे हैं। ठीक है, पर आपको बता दूं, इससे ना कि सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया में अननेसेसरली जाके, स्ट्रेस, ये आपको बता दूं एक निशानी है। जो लोग जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं काम को छोड़ के, इसका मतलब उनको स्ट्रेस है। ठीक है, ये अनदर सिम्टम है स्ट्रेस का। ठीक है, और आपका जो रेडिएशन है वो, आप हमेशा मोबाइल कहाँ रख के सुनते हैं? अपने कान के पास। तो वो जो रेडिएशन है वो आपके ब्रेन को 100% ख़राब कर रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप आज एक्सरे कराने जाते हैं तो जो एक्सरे की मशीन चलाता है इंसान, वो अपने आप को कवर करता है या बाहर जाके क्यों करता है? आप आज सीटी स्कैन कराते हो, उसी रूम में क्यों नहीं बैठ के सीटी स्कैन की मशीन ऑपरेट कर रहा है जिस रूम में सीटी स्कैन है? क्योंकि ये सारे इक्विपमेंट्स रेडिएशन थ्रो करते हैं, और जो भी इक्विपमेंट रेडिएशन थ्रो करता है वो हमारे बॉडी के लिए, ब्रेन के लिए हार्मफुल है। तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन चिप के थ्रू भी। ठीक है, मैं खुद यूज़ करता हूँ, अपना मोबाइल के पीछे रेडिएशन की प्रोटेक्शन चिप लगाता हूँ, जिससे रेडिएशन कम नहीं होगा। ये नहीं कि आपके मोबाइल के सिग्नल चले जाएंगे, उस फ्रीक्वेंसी को वो हार्मलेस बनाता है। राइट। ठीक है, और एम्स, मेदांता हॉस्पिटल्स के द्वारा सर्टिफाइड चिप्स हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, आप उसको यूज़ कीजिए अपने आप को मोबाइल की रेडिएशन से, और मोबाइल में अननेसेसरली अपना टाइम वेस्ट करने से अपने आप को बचाइए। फोर्थ है, आप गाइडेड मेडिटेशन या गाइडेड ब्रेन योगा या गाइडेड कोई ऐसी ब्रेन की एक्सरसाइजेस कीजिए जो आपको हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, और पांचवा, अपनी मेमोरी को अच्छा करने के लिए कुछ मेमोरी गेम्स आती हैं, वो आप कर सकते हैं। सुडोकू खेल सकते हैं। ठीक है, और फाइंड डिफरेंसेस कर सकते हैं, अपने ब्रेन की एक्सरसाइजेज इस तरह से कर सकते हैं। हम में से बहुत लोग नाम याद रखना भूल जाते हैं, पासवर्ड्स याद रखना भूल जाते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे सामने कोई आके खड़ा है, पहले मुझे याद है, चेहरे से पता है कि मैं मिली हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं उनका नाम क्या है। सो ये कैसे, कुछ ऐसा टेक्निक जो आप लाइव लोगों को बता पाएँ और टेक्निक सीख जाए लोग, और ताकि एटलीस्ट ये सारी चीज़ें उनकी सुधर पाए? देखिए, कोई भी चीज़ आसान कब होती है एकता जी? जब आप उसको इंटरेस्टिंग बना देते हैं। ठीक है, भगवान ने हमारे ब्रेन को बहुत यूनिक बना के भेजा है और इसमें सब कुछ डाल के भेजा है, पर हमें अवेयरनेस ही नहीं। जैसे हनुमान जी को अवेयरनेस नहीं थी कि उड़ के लंका पार जा सकते हैं, पर जब उनको अवेयर कराया तो कर दिया उन्होंने कमाल। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे ब्रेन का भी कमाल हम तभी कर पाएंगे जब हमें अवेयरनेस होगी। और दूसरा, इंटरेस्टिंग, जब हम किसी भी चीज़ को इंटरेस्टिंग बना देंगे ना तो काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, फिर तो मन लग जाता है और ऐसे ऐसे हम सीख लेते हैं और कर लेते हैं। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, नाम नहीं याद रहता। तो कोई भी चीज़ तब याद रहेगी जब वो फ़नी होगी। आप कोई भी मूवी देखते हैं, उसमें जो कॉमेडी सीन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा याद रहते हैं, पर उनकी कोई सेंस नहीं होती, कोई लॉजिक नहीं होता। एनीथिंग विच विल बी इलॉजिकल, एनीथिंग विच विल बी नॉनसेंस, एनीथिंग विच विल बी हिलेरियस, जो हंसने वाला होगा वो हमेशा याद रहेगा।
कपिल शर्मा इतनी जल्दी इतनी बुलंदियों पर कैसे पहुंच गया, बिकॉज वो बिल्कुल नॉनसेंस बातें करता है, पर वो अच्छा ही इसलिए लगता है हमें अच्छा लगता है, हमें मज़ा आता है। उसकी कुछ चुटकुले, कुछ बेवकूफ़ों बातें हमें बहुत याद रहती हैं। क्यों याद रहती हैं? क्योंकि वो कोई सेंस नहीं बनती, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं याद करने की जरूरत। इसी तरह से किसी का भी नाम याद करना हो तो मेरी बेटी ने बड़े इंटरेस्टिंग बचपन में, छोटी वाली ने, चहकने में, को याद है बहुत इंटरेस्टिंग वे में। मेरे एक फ्रेंड है जिसका नाम है विपुल टुटेजा, ठीक है, शायद वो पॉडकास्ट देखेगा भी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैंने उसको बोला बेटा अंकल का नाम याद करना हो तो कैसे करेंगे? तो उसने बोला बहुत ईजी है पापा। मैंने कहा कैसे? कहती वी पुल पुल टुटेजा राइट। तो आप बताओ कैसे भूल जाओगे? यस, आपने इंटरेस्टिंग बता दिया, वी पुल टुटेजा, हम सब मिलके पुल कर रहे हैं, फिर वो टूट रहा है, टुटेजा, ठीक है। तो अब आपका नाम है एकता, ठीक है, मेरे को याद करना है, ठीक है। तो एक था, एकता को मैं एक था बना दूंगा, ठीक है, तो एकता याद हो गया मेरे को, ठीक है। Right. और बहुत सारे केसेस में आप उन फेसेस के साथ भी उसको कनेक्ट कर सकते हो, अपने इमेजिनेशन को, ठीक है। तो जैसे एक नाम है शेर विस्की, मतलब इम्पोर्टेड नाम बोल रहे हैं हम बाहर के किसी का, शेर विस्की। तो शेर जो है विस्की पी रहा है, शेर विस्की, ठीक है। तो मतलब किसी भी तरह से कोई इंटरेस्टिंग बना दो, मजाकिया बना दो, सेंस बने ना बने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके अंदर ही रहना है ना, वो तो आपकी पावर है, आपके अंदर रहना है, ठीक है। वो आपके ब्रेन में रहेगा, दुनिया को थोड़ा पता चल रहा है आप क्या सोच रहे हो, बिल्कुल, ठीक है। कुछ भी फनी, इंटरेस्टिंग, इलॉजिकल, नॉनसेंस, आप मेरे आपके व्यूअर से रिक्वेस्ट है एक बारी करके देखो, मज़ा आ जाएगा आपको, और टाइम तक, देर तक याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। बिल्कुल करना भी चाहिए। और अगर आप ये करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार कुछ ऐसी फ़नी चीज़ें होती हैं ना, चाइल्डिश चीज़ें ऐसी होती है जो हम करना नहीं चाहते, लेकिन वही चीज़ें हमारे ब्रेन को और एम्पावर करती है। करेक्ट। सो सर, लास्ट में मैं कुछ रैपिड फायर आपसे पूछूंगी ताकि लोगों को एक वर्ड में आंसर मिल जाए कि किस तरीके से चीज़ें हो सकती है। बादाम या मेडिटेशन? मेडिटेशन। किताब या मोबाइल? किताब। चेस या वीडियो गेम? चेस। सुबह जल्दी उठना या पूरी नींद लेना? पूरी नींद लेना। आईक्यू या कॉमन सेंस? दोनों एक ही हैं। शार्प मेमोरी या क्रिएटिव माइंड? क्रिएटिव माइंड, वही शार्प मेमोरी बनाती है। मल्टीटास्किंग टैलेंट या नुकसान है? मल्टीटास्किंग टैलेंट है या नुकसान? डेफिनेटली टैलेंट है। बच्चों का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन? मोबाइल। एडल्ट्स की सबसे खराब ब्रेन हैबिट? अवेयरनेस ना होना। ब्रेन पावर बढ़ाने का सबसे आसान तरीका? ब्रेन योगा। क्या दिमाग की भी उम्र होती है? जितनी हमारी उम्र है उतनी दिमाग की उम्र है। क्या हर उम्र में ब्रेन को तेज किया जा सकता है? 100%। बिल्कुल। तो सर रैपिड फायर एंड करते हैं, और मुझे आप जाते जाते ये बताइए, जो मैंने आपको उस समय कुछ 10 वर्ड्स बताए थे, अगर मैं आपको उसको सीक्वेंस वाइज 1 to 10 के हिसाब से पूछूं तो आपको अभी भी याद है? ऑलमोस्ट टाइम हो 100% चुका याद है, है। तो इट इज़ नॉट अ फ्लूक, इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है। सो 1 इज़ बॉटल, 2 इज़ बॉक्स, 3 इज़ फ्लावर्स, 4 इज़ ग्रीन कलर, 5 इज़ माइक, 6 इज़ इटली, 7 इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 8 इज़ स्पून, 9 इज़ कॉफ़ी एंड 10 इज़ AC। वेरी गुड, वेल डन। तो मुझे ये लगता है कि मैं तो ये सीखूंगी सर से कि कैसे क्या चीज़ें होती है, और अगर आप सीखना चाहते हैं, आपके घर में या आसपास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सही तरीके से मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं, आप उनके फ्यूचर को लेके परेशान है, या आप एडल्ट है, इंट्रोवर्ट है, आपको समझ में नहीं आता है कि आप जो लर्न करके जाते हो इंटरव्यूज़ देने, आप वो बोल नहीं पा रहे हो, आप हेजिटेट कर रहे हो, तो ज़रूर हेड एंड हार्ट से संपर्क कीजिए, गुरुनंदन जी से संपर्क कीजिए, क्योंकि ये ऐसा आपको ट्रेन करेंगे कि जो आप आगे भी लोगों को ट्रेन कर सकते हो, और अपने ब्रेन के साथ साथ दूसरे के ब्रेन को, अपने फैमिली के ब्रेन को भी हेल्दी और एक्सपर्ट बना सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। बहुत मज़ा आया ये इन्फॉर्मेशन लेके, क्योंकि ये एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो बाकी सारी चीज़ों से हटके है। अगर आपका ब्रेन अच्छा है
तो ही मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा। अगर आपका ब्रेन अच्छा है तो ही NLP वर्क करेगा। अगर आपका ब्रेन अच्छा है तो ही आप स्ट्रेस और एंजाइटी से बाहर निकल पाओगे। और अगर आपका ब्रेन ही ट्रेन नहीं है और बार बार आपको आपका ब्रेन ही ये कह रहा है कि भाई तू उदास रहे, तेरे में कोई काबिलियत नहीं है, तेरा ब्रेन कुछ नहीं कर सकता है, तेरे बॉडी पार्ट्स कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये फिर आपकी बेवकूफ़ी होगी कि अभी भी आप अलर्ट नहीं हो। काबिलियत आप में बहुत है, ज़रूरत है अपने ब्रेन को जगाने की, और खुद से नहीं जगा पा रहे हो जो एक्सरसाइजेस सर ने बोला है, तो ज़रूर हेड एंड हार्ट को कांटेक्ट करो। दे विल हेल्प यू टू ग्रो योर ब्रेन शार्पन एंड फास्टर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। मीनवाइल कुछ भी क्वेश्चंस है, कमेंट्स है, सर को लिख भेजिए, नीचे गूगल फॉर्म है, नंबर है, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।